क्या आपको लगता है कि पहली बात तो आप ये बताइए कि मैं जो कह रहा हूं इस बात में कोई दम है इस एनालिसिस में? दूसरी बात कि क्या राहुल अगर दम है तो क्या राहुल गांधी अपने इस मकसद में कामयाब होंगे? तीसरी बात, अगर मकसद में वो कामयाब हो गए तो मुझे लगता है कि 2029 इस सरकार के लिए बहुत दूर हो जाएगा, क्योंकि फिर हमला अमित शाह के ऊपर होगा। जी। देखिए, मेरे हिसाब से ये जो नीट आदि के का जो पेपर लीक है या इसको बेरोजगारी आदि से जोड़ के छात्रों के चौराहे पर होने का सवाल सबसे पहले कांग्रेस वालों ने शुरू किया और ये दावा किया गया कि 100-150 जगह प्रदर्शन हुए देश में। हमने कुछ एक प्रदर्शनों के तस्वीर तो देखे, छात्र संसद छात्र की गूंज देखा और ये सबसे पहले शुरू है ना, शायद 23 या 30 मई को चालू, जी, जैसा कि मुझे मालूम है। मैं है। डेट पे नहीं जा पहला रहा हूं। पहला कोटा में हुआ था। जी। और उसके बाद ये सीजेपी और एक बयान जो है माननीय मुख्य न्यायाधीश जी का, वो एक कैटलिस्ट का काम किया और आगे है उस, है ना? तो जो ट्रैक्शन राहुल गांधी पहले ले रहे थे, जो उनकी युवा फौज ले रही थी, उससे थोड़ा सा ध्यान तो जरूर भटका जब अभिजीत दीपके को इजाजत मिल गई, जंतर मंतर पे आ गए, बढ़िया से बैठ गए और उस पर ध्यान नहीं। तो हो सकता है कभी-कभी नियोजन में क्या होता है कि अपनी स्क्रिप्ट में आप ये करो कि आप एक नियोजन के तहत नियोजित करके आप एक काउंटर वेट बैठा दो। तो मैं जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसका उत्तर थोड़ा बड़ा हम दे रहे हैं कि भाई राहुल गांधी और कांग्रेसियों ने इस चीज को पहले उठाया। तो ये कि वो नेतृत्व लेने के लिए तैयार नहीं है, हमको लगता है उन्होंने नेतृत्व ले लिया था, ये नेतृत्व दूसरे तरफ छिटक गया। और उसके बाद जो इनकी स्ट्रेटजी रही है वो बहुत शानदार है। वो सरकार को समझ में नहीं आया। यहां पर मैंने कहा तो एक शब्द की चकमा दे गए। बताता हूं मैं कि आप सारा का सारा जो श्रेय है सीजेपी को दे देंगे, तो वो तो लगातार छात्रों के मांग को लेकर के पेलेट गन के आरोप के साथ एक बच्चे को ला करके प्रधानमंत्री के घर के सामने लेट करके, आपने अगर कहीं ये सोचा हो कि सिर्फ सारा का सारा, उनके लोग भी गए वहां जंतर मंतर पे, तो जो शुरुआत उन्होंने उस लीडरशिप की थी उसको बरकरार करते हुए बड़ी लकीर खींच गए। बड़ी लकीर खींचने में क्या हुआ कि अगर कोई नियोजन, अगर कोई पीछे का प्लान हो तो उसको उन्होंने फेल कर दिया। इसलिए मुझे लगता है कि उनके लिए चुनौती भी है और उनके लिए मौका भी है और उनके लिए एक क्या कहे खाई भी है। वो ये है कि अगर यहां से वो पीछे हटते हैं और सिर्फ सोचते हैं कि अमित शाह का इस्तीफा मांग के वो काम खत्म हो जाएगा, तो रणनीति तो ये नहीं कहती। अगर उन्होंने छात्रों की गूंज या पूरे देश में उनके एनएसवाई और यूथ कांग्रेस वालों ने अगर प्रदर्शन किया, तो जो शुरुआत जिसको की थी उसको तो आगे उनको ले जाना। तब ये बीच में सीजेपी तो आ गई, ये भी तो देखना होगा उनको। अच्छा, दूसरी बात, सरकार के सामने दिक्कत क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि सरकार कैच 22 सिचुएशन में आ गई। क्या करे, कैसे रिस्पॉन्ड करे? और मुझे लगता है, मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि सरकार के भीतर भी समन्वय और संवाद में दिक्कत रही है। नहीं तो इसको बहुत आसानी से हैंडल किया जा सकता। मैं तो बार बार यही सवाल पूछ रहा हूं, 20 तारीख की नौबत आने क्यों दी गई? अगर इस्तीफा दिलाना था तो पहले ही दिला देते ना। नीट की परीक्षा तो दूसरी बार बहुत साफ सुथरी हुई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर नहीं दिलाना था तो ये क्या 20 तारीख से सब कुछ बिगड़ गया? ये मैं सवाल कर रहा हूं। तो क्या मिस हैंडलिंग हुई मिस हैंडलिंग क्या? और मिस हैंडलिंग ने ही मुझे लगता है कि इसको विस्तार दे दिया, इस आंदोलन को कहें तो विस्तार दे दिया और वो सबके हाथ से निकल गया। उसके बाद का ये जो है कि कौन लीडरशिप लेता है, तो मुझे लगता है कि जो सरकार का रिस्पांस सिस्टम रहा है वो ठीक नहीं रहा है ना? और वो हमको लगता है अति आत्मविश्वास में हो गया और उनको समझ में नहीं आया कि चीजें कहां से कहां विस्तारित हो गई, है ना? और पता नहीं अब आगे क्या करते हैं राहुल गांधी, लेकिन अभी तो
फ्रंट फुट पे है। देखिए, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ हम्म, कि मैं चुनाव का उनको बहुत चाणक्य नहीं मानता, हम्म, राहुल गांधी। हम्म, ना उनको संगठन का कोई एकदम सॉलिड आदमी मानता। हम्म, लेकिन हाँ, उनमें एक चीज है, एक हम्म, हीरोइक एक्ट करने का है, हम्म, वो दम है। वो कहते भी हैं उनके लोग कि वो मार्टिन किंग लूथर किंग जूनियर से प्रभावित हैं, हम्म, गांधी जी का नाम लेते हैं और वो बड़े स्तर पे खेलते हैं। तो उनका जो अब तक का जो पूरा प्रयास रहा है ना, बीच-बीच मतलब जो प्रयास रहा है कि वो सरकार की विश्वसनीयता के जड़ पे हमला कर लगातार। चाहे वो वोट चोरी का मुद्दा रहा हो, चाहे वो चंदा चोरी का मुद्दा रहा हो, उसमें तो कम ही बोले। और ये अब देखिए इस युवाओं के प्रश्न को लेकर पेपर लीक से शुरू। तो वो सरकार के विश्वसनीयता पे हमला लगातार बोल रहे हैं। ये उनका एक सिंगल पॉइंट प्रोग्राम रहा है। हम्म, आप ठीक से देखें तो, हम्म, है ना? अब उसको बैकअप करने के लिए उनकी पार्टी कितनी सक्षम है, तैयार है, नहीं है, बीच-बीच में गैप भी आ जाता है, देखने को मिलता है, तो उनके लिए भी चुनौती है। हम्म, उनके लिए भी हो सकता है खाई है कि कोई आप इश्यू उठाएँ और पीछे हट जाएँ। ऐसा हम्म, तो होता नहीं है। या फिर एक सावन के महीने में कोई इश्यू और फिर जो है भादों के महीने में दूसरा इश्यू। ये उनके लिए चुनौती है। तो वो हमको लगता है कि इस बार वो भाई-बहन दोनों मिलके चीज़ों को आगे तो ले जा रहे हैं। इसमें कहीं से कोई शक नहीं। हम्म। नहीं, आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया। अब इस बात पर थोड़ा प्रकाश डालिए, क्या राहुल गांधी अमित शाह के इस्तीफे के इर्द-गिर्द किसी बड़े आंदोलन, जो केवल कांग्रेस पार्टी का आंदोलन नहीं होगा, क्यों कांग्रेस पार्टी का आंदोलन होगा तो उसकी शक्ल दूसरी हो जाएगी, एक ऐसा आंदोलन जिसमें कांग्रेस की शक्तियां भी भाग लें, अन्य विपक्षी शक्तियां भी भाग लें, और जिसका चेहरा जो है उस तरीके से वैसा ना हो, एक किसी चुनाव लड़ने वाली पार्टी के आंदोलन वाला चेहरा ना हो, इस तरह का कोई आंदोलन जैसा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के इर्द गिर्द खड़ा हो गया था, खड़ा करने या उसकी जमीन तैयार करने में कामयाब हो सकते हैं? देखिए, आप किसी भी चीज़ में कामयाब हो सकते हैं, बशर्ते कि आपकी तैयारी, आपका पूरा ड्राइंग बोर्ड, आपका कमिटमेंट, हम्म, आपका मतलब क्या कहते हैं निरंतरता और जो भी होता है अगर आप वो कर पाते हैं, तो हम्म, आप क्या नहीं कुछ कर सकते। ये तो है, बिल्कुल है। और ये आप देखिए ना भाई, एक 1 महीने में 15 दिन कहिए ना, 15 दिन में जो 12 साल की सबसे मजबूत सरकार हम कहेंगे। आज़ादी के बाद से जब भी जो भी सरकार रही, इंदिरा गांधी की सरकार से भी ज़्यादा मजबूत रही है। हम्म, वो सरकार जो जून के अंत तक थी, जो लगातार चुनाव जीतते जा रही थी, पूरा कहीं कोई रोक नहीं था, कुछ नहीं था, सामने विपक्ष कुछ नहीं था। वो एक छोटे से आंदोलन से मैं कहूँ, हम्म, ये बड़ा नहीं था। हम्म, ये छोटे से आंदोलन ने उनके विश्वसनीयता को, क्रेडिबिलिटी को और उनकी ताकत को धराशायी कर। ये एक बस ये महीने भर 15 दिन की बात है। तो मैंने एक बात कही है और उसको आप ध्यान दें। मैंने कहा कि कितने भी ये चुनाव जीतते जाएँ, लेकिन इस बार जनता ने सड़क पे आके वोट दे दिया है। हम्म, सड़क पे आके वोट दे दिया है। और राहुल गांधी, हम नहीं समझे थे वो क्या बोलना चाहते हैं उस समय। उन्होंने कहा कि हम रेसिस्टेंस की राजनीति करें। तो रेसिस्टेंस का अर्थ क्या होता है? आप हमसे बेहतर समझते हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली के भीतर रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? ये तो उनके ऊपर भी जिम्मेवारी है कि अब वो इस बात को लेकर आगे कैसे बढ़ते हैं और क्या दिखाते हैं, क्या करते हैं। हम्म। ये तो है उनके ऊपर। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। राहुल गांधी ने जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव हार गई थी, तो उसके बाद एनडीए की जो बैठक हुई थी, उसमें दिए गए वक्तव्य में उन्होंने ये बात कही थी कि अब चुनाव लड़कर जीतने और सत्ता में आने के या विपक्ष में जाने के जो पुराने तौर तरीके थे, वो प्रभावी नहीं रह गए हैं। अब रेजिस्टेंस की राजनीति करनी पड़ेगी। और रेजिस्टेंस की, ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं था कॉकरोच जनता पार्टी का, लेकिन रेजिस्टेंस की राजनीति का तो एक ताजा नमूना था ही। और राहुल गांधी अगर
धर्मेंद्र प्रधान के बाद अगर अमित शाह को केंद्र बनाकर एक रेजिस्टेंस दोबारा खड़ा कर सकते हैं या खड़ा करवा सकते हैं या उसकी जमीन तैयार कर सकते हैं, तब तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अभी तो लग रहा है कि भाई बीच में 2027 है, फिर 28 है, फिर 29 आ जाएगा। तो लोकसभा चुनाव की क्रमवार, पहले उत्तर प्रदेश का चुनाव भाजपा जीतेगी, फिर क्रमवार तैयारी करती हुई चली जाएगी लोकसभा चुनाव जीतने की। इसके बाद तो सारे ये जो क्रम पार्टियां बनाती हैं, प्रोटोकॉल बनाती हैं, इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, ये सारा का सारा गड़बड़ा जाएगा। ऐसा कुछ खास बचेगा नहीं इस सरकार के पास जिसके आधार पे वो खड़े होकर भविष्य की कोई तैयारी कर सके। जी देखिए, मैं ऐसा समझता हूं कि 45 दिन से ये सरकार, भारत की सरकार, मोदी जी की सरकार सिर्फ डिफेंड कर रही। वो मजबूर है डिफेंड करने के लिए। कभी वोट चोरी पर डिफेंड करना पड़ता है, कभी चंदा चोरी पर करना पड़ता है, और अब पेपर लीक पर करना पड़ रहा है। तो खाली वो 45 दिन से डिफेंड कर रही। चुनाव तो उसने लगातार कई जीत लिए। अगर यही पैमाना है तो लगातार जीतते जा रही है, तो उसको तो कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो दृश्य दिखा है और जो एक गति या स्फूर्ति या एक वो जो आत्मविश्वास दिखा है, जो लोग भी इस जन जागरण में, कहता हूं मैं, रेवोल्यूशन शब्द से मुझे थोड़ा आपत्ति है, वो एक भारी दिक्कत है इनके लिए। क्योंकि जब मैं कह रहा हूं कि एक विश्वसनीयता का संकट है, पहले से भी था और बढ़ गया ये। और कोई क्या है ये नौजवान जो है, जेन जी जिसको बोला जाता है, उसने करके इसको तार-तार कर दिया। निश्चित रूप से किया। इसमें हमें कोई मतलब दो राय नहीं लगती है कि भाई वो बात है। तो भाई चुनाव जो है, चुनाव आगे की बात कितना, अब तो चुनाव पे भी बड़ा असर पड़ेगा कि चुनाव का जो प्रबंधन होता है, जब विश्वसनीयता ही सवाल में है, तो चुनाव में जो तरह-तरह के आरोप लगते रहे हैं, उस पर भी दबाव पड़ेगा कि आप कैसे ये करवाते हैं, क्या साफ-सुथरा है, ट्रांसपेरेंट है, नहीं है, और जो आरोप लगाए गए हैं विपक्ष के द्वारा, वो तो सबके सामने है। तो ये 2 बातें हैं। और तीसरी बात, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये अमित शाह के ऊपर जो हमला हो रहा है, वो सेनापति, वो कमांडर इन चीफ इन ऑपरेशन है ना? उनके ऊपर ये जो हमला किया जा रहा है, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। सामने बोलने वाले आपको कई मिल जाएंगे जो बस कुछ बोलेंगे नहीं, या तो मतलब आपको कानाफूसी करके कुछ बोल देंगे। भाजपा में बहुत लोग खुश होंगे इससे, आपको मैं बता रहा हूँ। इस तरह की बातें सुनाई पड़ती हैं। अब ये मतलब ये नहीं है। तो एक जो सेंट्रलाइजेशन है भाजपा में, जो कि है, वो उसको डिसेंट्रलाइज करने में भी ये वाला जो सब कुछ हुआ है, इससे बहुत सारे रास्ते खुल गए हैं, आवाज बुलंद हो गई है और सबको मौका मिल गया है। ये इस चीज को समझना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो इतना कहता हूँ अभय जी कि इस पूरे एपिसोड में अगर प्रधानमंत्री सामने नहीं आते, इंस्टाग्राम पर अगर वो वाला हस्तक्षेप या इंटरवेंशन नहीं किया होता, तो आज पता नहीं क्या हो रहा होता इस देश में। क्या आप इस चीज को समझिए, बहुत टाइमली इंटरवेंशन था। हमको ये भी बोलना पड़े कि भाई नहीं तो क्या हो रहा था, 20 तारीख के बाद तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ क्या हो जा रहा है। और ये साफ हुआ कि तमाम कंट्रोल, ताकत, पावर के बावजूद भी लोग जो है ने आवाज बुलंद कर दी, है ना? उसमें गुंडे भी घुसे होंगे, मैं बोलता हूँ कि हाँ घुसे होंगे, है ना? लेकिन घुसने किसने दिया? ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई कि लोग जो है, जो वहां जनता थी अधिकांश, मैं कह रहा हूँ 95% ऐसे लोग थे जो सिर्फ एक अभिव्यक्ति की आजादी को, अपने दिक्कतों को, अपने चुनौतियों को, वो चीज को वहां पर उसका उद्गार कर रहे हैं। 5% होंगे पॉलिटिशियन, लेकिन ये 95% को सिर्फ अपना फ्यूचर दिखाई पड़ता है।
और अपना उनकी चुनौतियां दिखाई पड़ती। बाकी 5% को अपने उल्लू सीधा करना होंगे तो मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये जो वास्तविकता या जो सच से सामना हुआ यथार्थ से, ये एक सबके लिए आंखें खोलने वाला है। जी, जी। बहुत बहुत सुंदर विश्लेषण है आपका, और जिस तरह से आपने पूरी बात को रखा कि कांग्रेस ने किस तरीके से भाजपा को चकमा दिया और भाजपा पिछले 45 दिन से केवल अपना बचाव कर रही है। मैं समझता हूँ कि ये आपके पूरे वक्तव्य का बहुत ही ज़बरदस्त टेक अवे है, और अभी क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये अभी खुलकर सामने नहीं आया है। दोनों पक्षों की पेशबंदियाँ जारी हैं। कांग्रेस ज़्यादा लगता है कि विश्वसनीय तरीके से आगे बढ़ रही है। उसे पता है उसे क्या करना है। भाजपा खोज कर रही है कि उसे क्या करना है अभी। भाजपा को अभी ठीक से पता नहीं है कि उसे क्या करना है। जी। क्या इस वाक्य के साथ हम लोग इस चर्चा को विराम दे सकते हैं? देखिए, बस एक लाइन मैं और कहूँगा, मैं हाँ। हालाँकि विराम दे सकते हैं, लेकिन एक हुँ, लाइन, हुँ, कितनी तरह की चुनौतियाँ खड़ी हैं इस वक़्त देश हुँ, में। मैंने पढ़ा एक चीज़ और इसको चौथी बार दोहरा रहा हूँ हुँ, कि जो ग्रेजुएट हो रहा है, वो इसको पहले साल में सिर्फ 7% ग्रेजुएट को हुँ, एक सैलरी वाली परमानेंट नौकरी मिल रही, हुँ, और सबसे जवान देश भारत। हुँ, एक बात। दूसरी बात, जो बेरोज़गारी का दर है, वो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हुँ, अभी लेटेस्ट जो है 16.1 या 3 है, हुँ, परसेंट है, हुँ, और लोग दावा करते हैं कि 40% की बेरोज़गारी है। हुँ, आर्थिक स्थिति आम आपका देखते रहते हैं, हुँ, चर्चा और विश्लेषण, वो आर्थिक स्थिति क्या है, जो अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियाँ हैं, हुँ, ये सब कुछ एक साथ खड़ा है, और परीक्षा की विश्वसनीयता नहीं रहेगी तो और किस चीज़ की विश्वसनीयता रहेगी? और तब आदमी जब यहाँ जो आया था ना, वो लोग जो वहाँ जुटे थे अधिकांश 90-95%, वो उम्मीद की तलाश में आए। बिल्कुल। तो वो वाली बात है, ये सबके लिए है कि आँखें खोल देने वाला है कि भाई खाली पॉलिटिक्स मत करो, हुँ, है ना? उसमें तो तात्कालिक रूप से चीज़ें हो सकता है, इसमें तोड़-जोड़, जोड़-घटाव करके आप चला लोगे, आपके कुछ तात्कालिक हित सध भी जाएँगे, हुँ, लेकिन ये सिर्फ़ परत है। हुँ। ज़मीन के भीतर जाना पड़ेगा और स्थितियों को भाँपना पड़ेगा। बहुत चुनौतीपूर्ण समय है, तो खुद बिल्कुल। प्रधानमंत्री बिल्कुल ने सही कहा। कह रहे हैं आप, चुनौतीपूर्ण समय है। जो जेन ज़ी के 1,50,000 से 1 लाख लोग दिल्ली में जमा हुए थे 20 तारीख को, वो उम्मीद की तलाश में आए थे, और उन्हें उम्मीद का एक टुकड़ा मिला। धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे के कारण जो जीत मिली उन्हें, वो उम्मीद का एक टुकड़ा मिला। लेकिन ये, अगर सरकार उनकी बात बिना उनके जद्दोजहद के, बिना उन पे अत्याचार किए मान लेती, तो उम्मीद का दूसरे तरह का टुकड़ा मिलता। लेकिन दमन के बाद जब इस्तीफा हुआ, तो उम्मीद जो प्राप्त हुई, उस उम्मीद का चरित्र अलग तरह का चरित्र है, और इससे आगे और क्या निकलेगा, ये देखने की बात है।